क्लास में हम मैथ्स के सभी इम्पोर्टेंट फार्मूला का फास्ट रिवीजन करा देंगे। सबसे पहले आते हैं अलजेब्रा के फार्मूला। आप बस रिवाइज करते रहें, अपने मन से बोलते रहें। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, प्लस की जगह माइनस हो जाता है। या a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, या a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4 हो गया। a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि प्लस 2ab माइनस 2ab दोनों ओमिट हो जाता है, 2a स्क्वायर हो जाता है और 2b स्क्वायर हो जाता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab into a plus b का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। a माइनस b का होल क्यूब a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b या a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, ये a प्लस बी का होल क्यूब होता है। अब आया आपके पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर गुणनखंड के फॉर्म में a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस b इंटू a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। और a क्यूब माइनस b क्यूब होगा तो यहाँ जो प्लस है उसकी जगह माइनस हो जाता है, a माइनस बी इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर हो गया। अब a क्यूब माइनस बी क्यूब a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर। अब a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। अगर 2 कॉमन ले तो हो गया ab प्लस bc प्लस ये a प्लस b प्लस c का होल क्यूब हो जाता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब प्लस 3 इंटू a प्लस b इंटू b प्लस c इंटू c प्लस a। यदि आप a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब को लेफ्ट ले आते और बाकी को इधर जाने दें तो यह आ जाएगा a प्लस b प्लस c का होल क्यूब माइनस 3a प्लस b इंटू b प्लस c इंटू c प्लस a। इसी तरह से यदि d भी साथ में रहेगा a प्लस b प्लस c प्लस d का स्क्वायर रहेगा तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस यहाँ 3 आ जाएंगे ab प्लस ac प्लस ad प्लस bc प्लस bd प्लस cd। इसका गुणनखंड में काफी यूज होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc a प्लस b प्लस c इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c। ठीक है। और यदि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर एक्स वाई है इसकी जगह b भी मान सकते हैं स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c इक्वल टू हाफ इंटू a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस b माइनस c का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। यहाँ माइनस होगा, टाइपिंग मिस्टेक है, प्लस हो गया, माइनस ध्यान में रखेंगे। क्लियर हो गया? यही फॉर्मूला यहाँ पे है, हाफ इंटू a प्लस b प्लस c इंटू a माइनस b स्क्वायर p का होल स्क्वायर प्लस b माइनस c का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c इसका गुणनखंड में यूज होता है हाफ a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस b माइनस c का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। a इंटू b माइनस c प्लस b इंटू c माइनस a प्लस c इंटू a माइनस b इक्वल टू 0, क्योंकि ये सभी ए बी यहाँ देखिए ए बी प्लस में है और यहाँ माइनस ए बी प्लस होगा तो दोनों कट जाएगा। जिस तरह से सारे कट जाते हैं फाइनल जो सम अप होगा वो 0 बन जाता है। ए बी इंटू ए माइनस बी प्लस बी सी इंटू बी माइनस सी प्लस सी ए इंटू सी माइनस ए इक्वल टू माइनस ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। ठीक है, ए प्लस बी इस फॉर्म में लिखना है क्यू प्लस बी क्यू बाई ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ए क्यू प्लस बी क्यू होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर इसको आप इधर ले आएंगे तो वही इक्वल हो गया, तो इसी को ऊपर नीचे करके लिखा गया। ये थे अलजेब्रा के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। अब आते हैं मेंसुरेशन में जो फॉर्मूलाज आते हैं त्रिभुज से, चतुर्भुज से, वर्ग से, आयत से, घन से, घनाभ से, शंकु से, गोला से और बेलन से। प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में ज्यामिति से क्वेश्चंस रहते ही। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, ये सभी त्रिभुज के लिए लागू नहीं, लेकिन ऐसे त्रिभुज जिसमें आधार और ऊंचाई दी हुई हो उसका क्षेत्रफल हम लोग 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई से निकालते हैं। परिमाप कहते हैं जितना घेरा वो लेता है, तो किसी भी त्रिभुज का परिमाप उसके तीनों भुजाओं का योग होता है। और एक हीरोन सूत्र होता है त्रिभुज का, जिससे सभी किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। उसका क्षेत्रफल होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जहाँ एस क्या है? त्रिभुज की अर्ध परिमिति। अर्ध परिमिति मतलब तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे और उसको 2 से भाग दे देंगे, तो वो हो गया उसका अर्ध परिमिति। और ए बी सी उसकी तीनों भुजाएं हैं। ठीक है, एक भुजा ए, दूसरी भुजा बी और तीसरी भुजा सी। अर्थात पहले एस निकालेंगे, अर्ध परिमिति निकालेंगे तीनों भुजाओं को जोड़कर, और 2 से भाग देकर अर्ध परिमिति निकालेंगे। अब अर्ध परिमिति में से पहली भुजा को घटाएंगे, फिर इसमें गुणा करेंगे, मिति में से दूसरी भुजा को घटाने के बाद जो आएगा, फिर इसमें से गुणा करेंगे, तीसरी भुजा को घटाने के बाद घटाएंगे, और उसके बाद मिति से गुणा करके फिर उसका वर्गमूल निकाल लेंगे, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। त्रिभुज में समद्विबाहु त्रिभुज जानते हैं, जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हों। इसका क्षेत्रफल निकालने का शॉर्टकट फॉर्मूला होता है, अब इससे भी निकाल सकते हैं योग सूत्र से। इसका शॉर्टकट फॉर्मूला भी होता है a/4b into root under 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक है, अब विषमबाहु त्रिभुज देखते हैं। अगर समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होगा तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई आ जाएगा। विषमबाहु त्रिभुज में योग सूत्र का यूज होता है। विषमबाहु त्रिभुज उस त्रिभुज को कहते हैं जिसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं, इसी योग सूत्र से निकाला जाता है। ठीक है, अगर परिमिति बता ही दिए हैं। समकोण त्रिभुज होता है जिसका एक कोण समकोण होता है, इसका क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई से निकाल सकते हैं। ठीक है, परिमाप के लिए फॉर्मूला याद करने की आवश्यकता नहीं है, तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे तो परिमाप आ जाएगा। कर्ण √2 गुने भुजा होगा। ठीक है, यदि कब? जब समकोण समद्विबाहु हो, मतलब आधार और लंब यदि दोनों बराबर होते हैं, उसका कर्ण √2 गुने भुजा हो जाएगी। इसमें कोई ज्यादा नहीं माथा पच्ची है। कर्ण होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंबी भुजा और आधार भी भुजा, तो √2 गुने भुजा स्क्वायर, 2 गुने भुजा स्क्वायर, तो 2 का वर्गमूल √2 हो गया, भुजा का स्क्वायर का वर्गमूल भुजा हो गया, तो √2 गुने भुजा। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा तो 2 गुने भुजा का स्क्वायर सीधे कर। आयत जानते हैं, ऐसा त्रिभुज जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण समकोण और इसके विकर्ण भी आपस में बराबर। क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई परिमाप करेगा, तो चूंकि 2 लंबाई है और 2 चौड़ाई, तो 2 गुने लंबाई तो चौड़ाई, आयत का विकर्ण हो जाता है रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। क्योंकि ये टाइपिंग है, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। वर्ग में चारों भुजा बराबर होती है, प्रत्येक कोण समकोण होता है। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुने भुजा, भुजा का स्क्वायर, परिमाप 4 गुने भुजा, विकर्ण 2 गुने। ठीक है, क्षेत्रफल दिया हो, भुजा निकालना हो, क्षेत्रफल का वर्गमूल निकाल देंगे तो भुजा निकल जाएगा। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल एक और विधि से निकाल सकते हैं, जब विकर्ण दिए हुए हैं तो भुजा निकालने की आवश्यकता नहीं है। 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल, तो दोनों विकर्णों के गुणनफल को अगर 2 से भाग देते हैं, यही वर्ग का क्षेत्रफल निकल जाता है।
अब आते हैं समलंब चतुर्भुज पर, है ना। समलंब चतुर्भुज को कहते हैं जिसका केवल एक जोड़ी भुजा समांतर होती है। जैसे मान लीजिए कि आमने सामने की भुजा, एक जोड़ी भुजा समांतर है और बाकी जो दूसरी जोड़ी भुजा है वो समांतर नहीं, है ना। सपोज कीजिए कि ये एक समचतुर्भुज अगर है तो ये भुजा आमने सामने की समांतर है और ये समांतर नहीं, ऐसे चतुर्भुज को समचतुर्भुज कहते हैं। इसका जो क्षेत्रफल होता है वह एक वो समांतर, जो समांतर में तो वहां से ऊंचाई खींचते हैं। मान लीजिए कि ये भुजा और ये भुजा समांतर है और यहाँ से एक ऊंचाई लेंगे, ऊंचाई हमेशा क्या होगा 90 डिग्री पर, खींचा ऊंचाई नहीं, तो ऊंचाई उसका निकाल लेते हैं या ऊंचाई दिया होता है, समांतर भुजाओं का योग और में ऊंचाई से गुना करके 2 से भाग देते हैं, इसका क्षेत्रफल। ठीक है, एक और 2 गुने समांतर भुजाओं का योग गुने परिमाप तो वही होगा, चारों जो भी है परिमाप पूरा घेरा हुआ, चारों भुजाओं का जो योग हो जाएगा वो उसके परिमाप। समचतुर्भुज उस चतुर्भुज को कहते हैं जिसकी चारों भुजाएं समान। ठीक, इसका क्षेत्रफल 1/2 ने दोनों भी करने को गुणनफल होता है। इसका परिमाप निकालना हो तो जो चारों भुजा समान है तो 4 गुने 1 भुजा। ठीक है, अब चक्रीय चतुर्भुज में आते हैं। चक्रीय चतुर्भुज समझते हैं, ऐसा चतुर्भुज जो एक वृत्त के नीचे भीतर, चक्रीय चतुर्भुज होता है। इसमें क्या होते हैं कि आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जैसे ABCD अगर चक्रीय चतुर्भुज है, एक वृत्त है, चक्रीय चतुर्भुज है ABCD, कोण ए के सामने कोण सी हुआ, कोण बी के सामने कोण डी हुआ, तो कोण ए प्लस कोण सी 180 डिग्री, कोण बी प्लस कोण डी 180 डिग्री। और इसका क्षेत्रफल जो है हम रूट अंडर s into s minus a s minus b s minus c s minus d, ये d होना चाहिए, d होगा, जहाँ s क्या होगा चारों भुजाओं का जो योगफल होगा, यानी जो परिमिति होगा उसका आधा हो गया। सभी चतुर्भुज से क्वेश्चन आते हैं। अब आते हैं बहुभुज से संबंधित भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बहुभुज का मतलब क्या हुआ, इसमें अधिक भुजा, खासकर चतुर्भुज समझ गए, 4 से भी अधिक भुजा हो, बहुभुज हो गया, बहुभुज में से एक से अधिक भुजाएं वाली, ये एक से नहीं कहिए 2 से अधिक भुजाओं वाली, 3 कम से कम 3 भुजा होगी तभी वो आकृति बंद हो पाएगी। तो n भुजा वाले चतुर्भुजों का अंतः कोण हो जाएगा 2n-4 समकोण, 2n-4 समकोण। जैसे मान लीजिए कि अगर त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कहेगा तो त्रिभुज में n कितना हो गया, कितना भुजा त्रिभुज में 3, तो 2n-4, तो n में 2 से गुना कीजिए, यानी 3 में 2 से गुना कीजिए तो कितना हो जाए 6, -4 कीजिए, 6 में 4 घटा दिए तो हो गया 2, और 2 समकोण, एक समकोण 90 डिग्री तो 2 समकोण 180 डिग्री। इस प्रकार त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये तो आप पूर्व से भी जानते थे, चतुर्भुज में आप 360 डिग्री पूर्व से जानते थे। बाकी जो बहुभुज हैं उसके अंतःकोणों का योग कितना होगा आप इससे निकाल सकते हैं। माने जाएगा कि षट्भुज के अंतःकोणों का योग क्या होगा। तो षट्भुज में 6 भुजाएं होती हैं, तो n की जगह क्या रखेंगे 6, 6 में 2 से गुना किए तो कितना हो गया 12, 12 हो गया, और उसमें 4 घटा देना तो कितना हो गया 8, और 8 समकोण, एक समकोण 90 डिग्री, तो 8 समकोण कितना डिग्री 720 डिग्री, यानी षट्भुज के सभी कोणों का योग, सभी कोणों में सभी अंतःकोणों का योग 720 डिग्री होगा। ठीक, यदि बहुभुज की सभी भुजाएं समान हैं तब उनको समबहुभुज कहते हैं। तो यदि सभी भुजाएं समान है तो समबहुभुज है, तो उसका जो प्रत्येक अंतःकोण होता है वह होता है n-2
बाई 2 सम उन्हें 180 डिग्री n माइनस 2 सम। ठीक है, जैसे अगर त्रिभुज है, त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 3, तो 3 माइनस 2 किए तो कितना हो गया? ठीक, तो इस तरह से हम उसका प्रत्येक अंतर को निकाल सकते हैं। तो अंतर कोणों का योग हमेशा पूछता है, तो ध्यान में रखेंगे। अब आते हैं कि बहिष्कोण। तो भुजा की संख्या कुछ भी हो, n भुजा वाले बहिष्कोण जितने भी होंगे उसके सारे बहिष्कोणों का योग हो जाता है 360 डिग्री। ठीक है, क्लियर हो गया? अब आते हैं बहुभुज की परिमिति हो जाएगी n गुणे एक भुजा नहीं कह सकते, सभी भुजाओं का योग। यदि समबाहुभुज रहेगा उसकी परिमिति हो जाएगा एक भुजा को गिन लीजिए कितना माप है और उसमें n से गुना कर। क्लियर हो गया? यदि समबाहुभुज प्रत्येक बहिष्कोण कहेगा तो 360 बाई n समकोण। क्यों? क्योंकि सभी भुजाओं का जो योग होगा, सभी कोणों का योग, सभी बहिष्कोणों का योग 360 ही होता है। जब सभी बहिष्कोणों का योग 360 ही होता है तो एक बहिष्कोण वो क्या होंगे? 360 बाई जितनी संख्या होगी उससे भाग दे देंगे। जैसे कहेगा कि सम षटभुज का प्रत्येक बहिष्कोण कितना, तो सम षटभुज में कितनी भुजाएं हैं? 6, सभी कोण समान है तो 360 बाई 6 यानी प्रत्येक कोण 60 डिग्री हो। इसमें एक और तथ्य आपको ध्यान में रखना है कि बहिष्कोण के मामले में भुजाओं की संख्या जितनी अधिक होगी, अगर वो समबाहुभुज है, जैसे समत्रिभुज है, समचतुर्भुज है, समपंचभुज है, समचतुर्भुज है, समसप्तभुज है, तो भुजाओं की संख्या जितनी अधिक होगी एक बहिष्कोण की माप उतनी कम होगी। जैसे समत्रिभुज के प्रत्येक बहिष्कोण की माप हो जाएगा 360 बाई 3 यानी 120 डिग्री। चतुर्भुज के सभी बहिष्कोण की माप हो जाएगा, समचतुर्भुज के सभी बहिष्कोण की माप हो जाएगा 360 बाई 90, 360 बाई 4 यानी 90 डिग्री। और समषटभुज के प्रत्येक बहिष्कोण की माप हो गई 360 बाई 6 यानी 60 डिग्री। यानी जितनी जैसे जैसे भुजाओं की संख्या बढ़ती जा रही है, समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण की माप कम होती जा रही है। क्लियर हो गया? अब है एक और इसमें ध्यान रखना है कि n भुजा वाले नियमित बहुभुज के विकर्णों की संख्या कितनी है, कितने विकर्ण हो सकते हैं। तो उसका फॉर्मूला है n इंटू n माइनस 3/2। ठीक है, n इंटू n माइनस 3/2 इतने विकर्ण हम डाल के आप निकाल। अब आते हैं वृत्त पर। वृत्त समझते हैं। वृत्त ऐसी आकृति होती है जिसमें केंद्र से उसके परिधि की दूरी समान। ठीक है, तो जितनी केंद्र से जो परिधि की दूरी होती है उसकी त्रिज्या कहलाती है। और ये वृत्त हो गया मान लीजिए, तो वृत्त पे दो परिधि के बीच की दूरी को हम उसकी क्या कहेंगे? जीवा कहेंगे। जीवा हो गई सरल रेखा और वक्र रेखा में उसकी 4, तो जीवा हो गई। और सबसे बड़ी जीवा क्या होगी? उसका व्यास होता है। ठीक है, त्रिज्या को इंग्लिश में रेडियस कहते हैं तो आर से लिखते हैं। ठीक है, व्यास को डायमीटर इंग्लिश में कहते हैं तो डी से लिखते हैं। पाई का मान 22/7 होता है। वृत्त की परिधि और व्यास के अनुपात को पाई कहा जाता है। पाई का मान कैसे निकाला गया? एक वृत्त लिया गया, उसकी परिधि मापी गई और उसका व्यास मापा गया, परिधि में व्यास से भाग दे दिया गया तो पाई का मान निकल गया। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वृत्त का व्यास चूंकि त्रिज्या का दोगुना होता है तो 2 बार। ठीक है, वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर। ठीक है, या 2 की जगह डी डालेंगे तो पाई इंटू डी। वृत्त की त्रिज्या हो गया कितना? अगर क्षेत्रफल निकालना है पाई आर स्क्वायर, क्षेत्रफल हो गया, त्रिज्या निकालना है आर स्क्वायर, तो क्षेत्रफल बटे पाई और उसका वर्गमूल कर देंगे
तो वर्गमूल हो जाएगा इसका क्षेत्रफल बटे वलय का क्षेत्रफल समझिए, है ना। वलय क्या होता है? वलय रिंग को कहते हैं। मान लीजिए कि एक वृत्त है, यह एक वृत्त है और इस वृत्त में एक वृत्त और भी बाहर में वृत्त है, तो दो त्रिज्या हो गई, एक तो भीतर में जो वृत्त था उसकी त्रिज्या, एक बाहर में जो वृत्त है उसकी त्रिज्या, है ना। वृत्तीय त्रिज्या को यदि आप स्मॉल रखते हैं, बाहरी त्रिज्या को यदि कैपिटल रखते हैं, बीच का जो भाग हो गया वही वलय है। साइकिल का टायर देखें, बाइक का टायर देखें, और क्या है, दोनों भाग गोलाकार है और उस टायर की मोटाई कैसे पता चल जाता है, कितना क्षेत्रफल उसका, तो वलय क्या है। ठीक है, तो वलय जो है, क्लियर हो गया कि वलय होता क्या है। तो बाहरी बाहरी जो का जो क्षेत्रफल होगा वो पाई आर स्क्वायर आर स्क्वायर, और भीतर का जो होगा पाई आर स्क्वायर। तो भीतर के एरिया में से भीतर के एरिया को घटा दिए तो बीच के वलय का एरिया निकल गया, वो हो जाता पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, यानी पाई आर कॉमन ले लिया आर स्क्वायर माइनस आर। अब अर्धवृत्त जो होता है, वृत्त का आधा कर दें तो अर्धवृत्त भाग काट दे, वृत्त की परिधि 2 पाई आर है। अर्धवृत्त की परिधि कैसे निकालेंगे, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 2, लेकिन परिधि ऐसे नहीं निकल पाएगा। एक तो ये परिधि जो आधा भाग है, इस आधा भाग का हो गया पाई आर, ये भाग भी तो है साथ में, तो ये क्या है, व्यास के बराबर यानी 2r, तो पाई आर प्लस 2r, यह क्या हो गया, r कॉमन ले ले तो r इंटू पाई प्लस 2, ये अर्धवृत्त की परिधि, क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर बाई 2। अब त्रिज्यखंड एक वृत्त है, वृत्त के अंदर त्रिज्या के द्वारा किया गया जो खंड है उसको त्रिज्यखंड कहते हैं। त्रिज्यखंड चाप के साथ होता है ना। तो त्रिज्यखंड जो होता है उसका क्षेत्रफल थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, जहाँ थीटा क्या है, ये त्रिज्या जितना कोण बना रही है, जितना कोण चाप के साथ जितना कोण बना रही है वही कोण उसका थीटा है। तो थीटा बाई टोटल विड्थ का कोण 360 बटे पाई आर गुणे पाई आर स्क्वायर, ये होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और चाप की लंबाई अगर कहेगा 2 पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री, ठीक है, पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री, जहाँ आर क्या है, त्रिज्या थीटा क्या है। इसी तरह से त्रिज्यखंड की परिमिति निकाल सकते हैं। वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या है, तो मान लीजिए तो वृत्तखंड है, वृत्त है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लिए, तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से क्या, दो वृत्तखंड बने, एक लघु वृत्तखंड, दो, तो पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दिए तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल गया। वृत्तखंड वृत्त है और वृत्त में से हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाले, त्रिज्यखंड में हम क्या किए कि यहाँ जीवा खींचे, यानी दोनों जो परिधि पर स्पर्श कर रही दोनों भुजा को मिला दिया। मिलाने के बाद जो है, अब ये नीचे वाला जो भाग हो गया वो हो गया लघु वृत्तखंड है, इसके ऊपर का भाग हो गया दीर्घ वृत्तखंड। तो हम लोग इस पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लिए। अब पूरे क्षेत्रफल में से इस लघु वृत्त इसका जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दिए तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल गया, और पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा दिए तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, ये हो गया वृत्त के फॉर्मूला। इसको हम एक अलग वीडियो में भी व्हाइट बोर्ड पे इसको डालते हैं, इसको कहीं कंफ्यूजन होगा तो उससे आप दूर कर लीजिए। घन जानते हैं, जिसमें 3 बीमारियां होती है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और मोटाई, ठीक है। लूडो का जो पाशा होता है घनाकार होता है, घन की सभी भुजाएं समान होती है, लंबाई जितनी लंबाई उतनी चौड़ाई उतनी मोटाई। घन का आयतन भुजा का क्यूब होता है, घन का परिमाप 4 गुनी भुजा, 4 गुनी घन का परिमाप 4 गुनी भुजा, इसका नहीं होता है ना, 6 गुनी भुजा होता है। ठीक है, घन का किनारा, घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब,
भुजा का क्यों है, एक भुजा निकालेंगे तो आयतन पर √3 है ना। आयतन का 3 वर्गमूल जो होगा घन का एक भुजा होगा। क्षेत्रफल निकालना होगा, घन का क्षेत्रफल हो जाता है, क्योंकि एक भुजा का एक 6 को वर्ग हो गया पूरे घन में। यहाँ देखते हैं एक लिखा हुआ, 2 लिखा हुआ, सब एक वर्ग, 6 वर्ग है। और एक वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, तो 6 वर्ग का क्षेत्रफल हो गया 6 गुने भुजा का स्क्वायर। इस तरह से घन का क्षेत्रफल हो गया 6 गुने भुजा का स्क्वायर। घन का विकर्ण होता है 3 गुने भुजा। इस प्रकार के क्वेश्चन घन के विकर्ण पे आते हैं। घन आप जानते हैं इसमें लंबाई चौड़ाई और मोटाई समान नहीं होता। आपका किताब है, आपका घर है, तो घनाकार है, लंबाई को है का कुछ और है, चौड़ाई कुछ और है, ऊंचाई कुछ और हो सकता है इत्तेफाकन समान भी हो सके। घनाभ का जो आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, क्षेत्रफल हो जाता है, क्योंकि दो लंबाई क्या है, लंबाई में 2 दीवारें, मैंने अब घर की दीवार को ही ले, दीवार का कंसेप्ट है, अब देखिएगा कि 2 दीवार जा रहा है तो ऊंचाई में, ठीक है, आमने सामने में 2 दीवार ऐसा है जो चौड़ाई और ऊंचाई में है। और छत आपका क्या है, लंबाई चौड़ाई, फर्श क्या है, लंबाई चौड़ाई में, यानी उसमें 2 लंबाई गुने चौड़ाई, जो 2 चौड़ाई गुने ऊंचाई, जो 2 लंबाई गुने चौड़ाई। इस तरह से छत और रूफ का निकालना होगा, लंबाई गुने चौड़ाई निकालेंगे, इसमें 2 से गुना करेंगे तो छत का भी निकल जाएगा, फर्श का भी निकल जाएगा। इस तरह से हम लंबाई वाले हम हिस्से की दीवार का क्षेत्रफल निकाले तो लंबाई गुने ऊंचाई, तो लंबाई गुने ऊंचाई इधर भी और सामने भी, तो 2 गुने लंबाई गुने ऊंचाई। इसी तरह से चौड़ाई वाले हिस्से की दीवार 2 गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। इस तरह से घनाभ का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो हो जाता है लंबाई गुने चौड़ाई, 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई, जो 2 गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, जो 2 गुने ऊंचाई गुने लंबाई। अब ऐसा कभी कभी आता है कि बक्सा है, बक्से को पेंट करना है, या घर है, घर की दीवारों को पेंट करना है, तो घर की दीवार को पेंट करना है, आपको फर्श छांटना होगा, फर्श को तो पेंट नहीं होता, छत को पेंट कर लेंगे, है ना। तो छत को पेंट कर लेंगे लेकिन फर्श को पेंट तो नहीं करते, तो आप क्या करेंगे, लंबाई गुने चौड़ाई को काट देंगे, एक लंबाई गुने चौड़ाई को काट देंगे। इस तरह से संदूक है, बिना ढक्कन का संदूक है, तो बिना ढक्कन का संदूक है, तो ढक्कन ऊपर में होता है, यानी एक लंबाई गुने चौड़ाई को काट देंगे। खिड़कियां हैं, तो खिड़कियां हैं, तो लंबाई गुने चौड़ाई में, चौड़ाई गुने ऊंचाई में, चाहे लंबाई गुने ऊंचाई में खिड़की होगा, जिस दीवार में खिड़की है उस क्षेत्र में से उसको घटा देंगे। इस प्रकार हमको उसके कंसेप्ट के हिसाब से हम क्षेत्रफल में कम या ज्यादा करते हैं। घनाभ का क्षेत्रफल 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, जो ऊंचाई गुने लंबाई। घनाभ का विकर्ण होता है √n लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, ठीक है। आयतन हो गया लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, उसके आधार पर दूसरे का निकाल सकते हैं। अब ये हो गया ढक्कन रहित का, ये सब आपको अपनी कंसेप्ट में लेना है कि ढक्कन रहित का कैसे निकालेंगे, बेस रहित का कैसे निकालेंगे, तो बस उसमें से उसको घटा देना है, अलग अलग फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं। बेलन समझते हैं, पाइप जो हमारा होता है वो बेलनाकार होता है, ठीक है। तो बेलन जो होता है उसका आयतन रुपया, उसमें क्या है, एक वक्र पृष्ठ होता है, आधार का क्षेत्रफल होता है। वक्र पृष्ठ का मतलब जो पृष्ठ लंबा लंबा गया हुआ है, आधार मतलब ऊपर वाला और नीचे वाला, या कहे बाएं वाला और दाएं वाला, यदि आप हॉरिजॉन्टल रखे हो। तो बेलन का आयतन 2 पाई आर एच, सॉरी पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। बेलन का आयतन हो जाता है पाई आर स्क्वायर एच, और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। संपूर्ण पृष्ठ में पाई आर स्क्वायर नीचे और पाई आर ऊपर, पाई आर स्क्वायर बाएं और पाई आर स्क्वायर दाएं, वो जुड़ जाए, तो 2 पाई आर स्क्वायर जुट गया, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है, 2 पाई आर स्क्वायर वो जुट गया, और 2 पाई आर एच उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे तो आर प्लस एच, ठीक है। ये 3 फार्मूला से आपको बाकी फार्मूला आपको डिराइव हो जाएगा। वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच, पूर्ण पृष्ठ
2 पाई आर एच वो ध्यान में रखें, प्लस 2 पाई आर स्क्वायर जोड़ दिए और आयतन हो जाता है पाई आर स्क्वायर एच। शंकु और तंबू देखते होंगे, शंक्वाकार होता है, ऊपर से लेके और नीचे में आके शंकु जो है ये कोन कहते हैं इंग्लिश में, ये ऐसा होता है। इसमें क्या है, तंबू जो गाड़ते हैं ये ऐसा है, नीचे आधार है, यहाँ वृत्ताकार है, तो ये पार्ट कीप जो आपका होता है वो शंक्वाकार होता है, कीप जिसे आप तेल वगैरह डालते हैं वो शंक्वाकार है। इसका आयतन हो जाता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसमें देखेंगे तो दो तरह की लंबाई है, एक लंबाई है आपको एच ऊंचाई है, सीधा ऊंचाई है, और एक तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई को ही एल कहते हैं, और ये जो डायरेक्ट वर्टिकल ऊंचाई इसको एच कहते हैं, ठीक है। और ये जो जिस नीचे जो गोलाकार है, जो वृत्ताकार है, इसको इसकी जो त्रिज्या है उसको आर कहते हैं। तो आर यहाँ यही हुआ, ठीक है। तो इसका जो आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो ये ऊंचाई निकलना है, तो ये ऊंचाई बस सिंपल एक समकोण थे उसके कर्ण जैसा होता है। तो कर्ण क्या होता है, विकर्ण लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब में एच है, आधार में आर है, तो ये ऊंचाई हो गया रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर, ठीक है। और इसका वक्र क्षेत्रफल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पाई आर एल। वक्र में ये नीचे वाला बेस नहीं लिए, बाकी ये लिए। कपड़ा कितना लगेगा तंबू में, तो नीचे तो कपड़ा लगता नहीं है, तो हम वक्र क्षेत्रफल निकालेंगे, है ना। वो देखना है क्वेश्चन क्या कहता है। और यदि हमको कहेगा पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो हम नीचे का बेस भी ले लेंगे, तो नीचे का जब बेस भी ले लेंगे, नीचे का बेस पाई आर स्क्वायर बढ़ जाएगा। पाई आर एल ये ध्यान में रखिएगा, प्लस में पाई आर स्क्वायर जोड़ दीजिएगा, बाकी फॉर्मूला कोई ध्यान में नहीं। हो गया। अब आते हैं स्फीयर, गोला। गोला समझते हैं, गेंद जो है खेलने वाला गेंद, वो गोलाकार है ना। तो गोला जो होता है उसका वक्र पृष्ठ या वक्र पृष्ठ क्या कहेंगे, संपूर्ण पृष्ठ को 4 पाई आर स्क्वायर, गोले का क्षेत्रफल हो जाता है 4 पाई आर स्क्वायर, आयतन हो जाता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब ऐसा भी गोला होता है जिसमें चक्का की बात की थी, जिसमें क्या हो, वलय के फॉर्म में ना, वलय के फॉर्म में हो, बोलिए सेल के फॉर्म में हो, तो उसमें क्या होगा, उसका आयतन निकालेंगे। जैसे कहेगा कि अगर कोई अगर पहिया है और पहिया कितनी हवा भरी गई और उसका जो बाहरी त्रिज्या भीतरी त्रिज्या दिया हुआ है होगा, 4/3 पाई आर क्यू होता है, तो 4/3 पाई आर क्यू से बाहरी त्रिज्या, बाहरी त्रिज्या से 4/3 पाई आर क्यू निकाल दिया, भीतरी त्रिज्या से 4/3 पाई आर क्यू जो भीतरी आर है उससे निकाल दिए, और दोनों आयतन में से घटा दिए, तो ये निकल गया क्या, आयतन। क्षेत्रफल भी निकालना हो तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर भूल जाइए, बाहरी त्रिज्या एक बार ले लिए, आप पूरा में से इस पार्ट को हटा दिए तो बीच वाला पार्ट नहीं निकल गया, ठीक। और गोला तो गोला का जो आयतन हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, 2 पाई आर हो गया। इस तरह से और मेंसुरेशंस के सारे फार्मूला, लगभग सारे फार्मूला हम लोग रिवाइज कर लिए। अगले वीडियो में हम अंकगणित में प्रतिशत, लाभ, हानि, सराहन, ब्याज, भिन्न, दशमलव भिन्न, औसत, अनुपात, समानुपात, इससे संबंधित फार्मूला को रिवाइज कर लेंगे। आशा है कि इस वीडियो को 4-5 बार सुनने से को अधिकांश फार्मूला रिवाइज हो जाएगा, कंठस्थ हो जाएगा, ताकि परीक्षा पूर्व इसको एक बार सुन लेते हैं तो आपको मैथ्स में जो भी क्वेश्चन आते हैं उसको सॉल्व करने में सुविधा हो।